तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्पेशली एक क्लास लेकर आए हैं जो इस समय सबसे बड़ा करंट इवेंट चल रहा है, दैट इज रशिया वर्सेस यूक्रेन। तो आज की क्लास में हम लोग मोस्टली इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो इस वॉर इस क्राइसिस का है वो इंडिया पे क्या पड़ेगा उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, हमें कुछ और फैक्टर भी कंसिडर करने पड़ेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। Causes of war that has led to such a huge crisis। ऐसा क्या हुआ था जो इतना बड़ा बॉर्डर क्राइसिस बन गया है, जो इतना बड़ा वॉर बन गया है, तो उसको डिस्कस करना है। इकोनॉमिक रिलेशंस विद रशिया क्या है, इकोनॉमिक रिलेशंस विद यूक्रेन क्या है, और हमारी इकोनॉमी दैट मीन्स इंडिया की इकोनॉमी पे इस वॉर का क्या इम्पैक्ट आएगा। एंड एट लास्ट क्या इंडिया इस स्टैंड पे अपना क्या इस इशू पे अपना क्या स्टैंड रखता है वो भी हमें डिस्कस करना है। सो दीज आर द बेसिकली 5 फैक्टर्स जो हम कंसिडर करेंगे आज की क्लास में। बहुत ही कंसाइज वे में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस वॉर को एक्सप्लेन किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम कॉजेस ऑफ वॉर। कोई भी वॉर को कोई एक फैक्टर या एक रीजन नहीं होता उस वॉर को इतना बड़ा बनाने में, या एक क्राइसिस के पीछे कोई एक फैक्टर नहीं होता। देयर मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स दैट लेड टू सच अ बिग वॉर। तो वो मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स क्या है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है। दिस इज रशिया एंड दिस इज यूक्रेन। द वॉर इज बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड दिस इज इंडिया। तो हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस वॉर पे, तो उसके बेसिस पे हमें कॉजेस पढ़ने हैं। तो कॉजेस कि ये वॉर क्यों हो रहा है उसके बेसिकली 2 बड़े फैक्टर्स हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज जियोलॉजिकल फैक्टर एंड द सेकेंड फैक्टर इज इकोनॉमिक फैक्टर। स्टार्टिंग विद जियोलॉजिकल फैक्टर, एक टर्म जो बहुत ज्यादा न्यूज में हाईलाइटेड था वो है नाटो। The full form of NATO is North Atlantic Treaty Organization। थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था तो वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 बिग ब्लॉक्स दैट वर, फर्स्ट ब्लॉक वॉज वेस्टर्न ब्लॉक दैट वॉज लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द सेकेंड ब्लॉक वॉज सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन उस टाइम का रशिया के साथ यूक्रेन और बाकी कंट्रीज को मिला के बनता था। उसमें टोटल 15 कंट्रीज थी जो आज के टाइम पे ब्रोक डाउन हो चुकी हैं, अलग हो चुकी हैं उनसे। तो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 2 बिग ब्लॉक बन चुके थे वर्ल्ड के। एक तरफ सोवियत यूनियन था और एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक था जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लीड कर रहा था। उस टाइम पे 1949 में फॉर्म होता है नाटो। नाटो का फॉर्मेशन का मेन रीजन ही यही था कि जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज होंगी उसको बाकी मेंबर कंट्रीज बाकी किसी एनिमी से डिफेंड करें। एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहे तो वर्ल्ड की बाकी कोई भी कंट्री अगर नाटो के मेंबर्स पे अटैक करती है, इन्वेड करती हैं, तो उस केस में बाकी नाटो के मेंबर्स उसको डिफेंड करेंगे। दिस वाज अ मिलिट्री अलायंस, इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस था। ये बहुत बड़ा टर्म है कि एक देश पे अटैक होगा तो नाटो के बाकी मेंबर्स उसको बचाएंगे। ये फॉर्मेशन ही बेसिकली हुआ था टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज फ्रॉम सोवियत यूनियन। फिर 1991 में सोवियत यूनियन ब्रेक डाउन हो गया इनटू 15 कंट्रीज। आउट ऑफ दिस वाज रशिया एंड यूक्रेन। यूक्रेन एंड रशिया दोनों ही एक हिस्ट्री शेयर करते हैं, दोनों ही सोवियत यूनियन का पार्ट थे। 1991 में वो टूटा और बाकी 15 कंट्रीज में डिवाइड हो गया। उसमें से सबसे बड़ी कंट्री थी रशिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री वाज यूक्रेन। अब मेन रीजन, अब हम प्रेजेंट सिनेरियो पे आते हैं कि ये लड़ाई क्यों हो रही है। ये लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि यूक्रेन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ नाटो। यूक्रेन चाहता है वो नाटो का मेंबर बन जाए। नाटो का मेंबर बनना मतलब अगर यूक्रेन पे कभी कोई भी अटैक होगा तो बाकी नाटो की मेंबर कंट्रीज उसको डिफेंड करेंगी।
दैट मीन्स अमेरिकन आर्मी यहाँ ईस्ट की तरफ आ जाएगी। इस टाइम पे वो लोग पोलैंड में भी रशिया से बचाने के लिए एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी सेटअप करना चाहते थे, जो कि रशिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। And if Ukraine, one of the border sharing countries, will be the part of NATO, this will be a huge security interest for Russia. एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट है रशिया का, अगर उसका कोई राइवलरी कंट्री का उसके बैकयार्ड में उसकी आर्मी आना, दिस विल बी अ वेरी बिग सिक्योरिटी थ्रेट टू रशिया। So this was the one factor कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बनना चाहता था एंड रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई और भी उसकी कंट्री के बैकयार्ड में, उसकी राइवलरी कंट्री उसके बैकयार्ड तक आ सके। दिस वाज द फर्स्ट बिग रीजन। द सेकेंड अदर रीजन वाज इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में बेसिकली हमें डिस्कस करना है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, दिस यूरोपियन कंट्रीज आर द ह्यूज इंपोर्टर ऑफ एनर्जी दैट इज सप्लाइड बाय रशिया। रशिया की बहुत बड़ी एनर्जी प्रोड्यूसिंग चीजें यूरोप की कंट्रीज को जाती हैं। रशिया वांटेड यूक्रेन कि वो EIC, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EAEC का पार्ट बन जाए। EAEC इज बेसिकली कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाए बाकी यूक्रेन का रशिया से एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाएगा। बट यूक्रेन ने 2015 में इसको मना कर दिया, इसके सिग्नेटरी बनने से मना हो गया। दैट मीन्स रशिया जब भी अपनी एनर्जी इस जगह पे सप्लाई करेगा तो उसको यूक्रेन को टैक्स देना ही पड़ेगा। और रशिया इज अ ह्यूज एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी, क्रूड ऑयल्स, कुकिंग फ्यूल्स, बहुत बड़ा पोर्शन रशिया से ही आता है। तो दिस वाज अ सेकेंड बिग फैक्टर। पहला फैक्टर था यूक्रेन का नाटो में जाना, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू रशिया। एंड द सेकेंड फैक्टर वाज इकोनॉमिक फैक्टर कि यूक्रेन ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से मना कर दिया। दिस ऑल लेड टू अ बिग ह्यूज वॉर। हालांकि कुछ और भी फैक्टर्स हैं, बट आज हम लोग बहुत ही कंसाइज वे में एक दो बड़े फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट इज कि इंडिया का इकोनॉमिक रिलेशंस विद रशिया कैसा है एंड इंडिया का इकोनॉमिक रिलेशंस विद यूक्रेन कैसा है। ओके, रशिया एंड यूक्रेन। रशिया इंडिया से एक बहुत बड़ा ट्रेड बिजनेस करता है। इंडिया से बहुत बड़ा अमाउंट रशिया से इंपोर्ट होता है। मिलिट्री इक्विपमेंट्स, आर्म्स, वेपन्स, बहुत सारी चीजें हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं और कुछ चीजें हम रशिया को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो रशिया इंडिया का अच्छा ट्रेड पार्टनर माना जाता है। सिमिलर टू यूक्रेन, यूक्रेन भी रशिया का ट्रेड पार्टनर है। दैट मीन्स इंडिया से टी एंड कॉफी भी वहां सप्लाई होती है। फार्मास्यूटिकल भी इंडिया से वहां यूक्रेन जाता है और यूक्रेन से हमारे पास सनफ्लावर ऑयल और बहुत सारे वेपन्स यूक्रेन से इंडिया आते हैं। तो बोथ द कंट्रीज प्लेड अ वेरी गुड ट्रेड पार्टनर टू इंडिया। तो इंडिया से तो दोनों ही कंट्री का अच्छा रिलेशन है। अब कुछ फैक्टर्स हम देख लेते हैं, फैक्ट्स। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं कि इंडिया से यूक्रेन से हमारे यहाँ $1.92 बिलियंस का ट्रेड होता है और एक्सपोर्ट होता है 470 मिलियंस का। एंड व्हाट अबाउट रशिया? रशिया से हमारा 6.9 बिलियन का इंपोर्ट होता है, $6.9 बिलियन, एंड एक्सपोर्ट होता है $2.5 बिलियन। तो ये था फैक्ट्स कि यूक्रेन से हमारे पास कितना आता है और यूक्रेन को कितना जाता है। साइड बाय साइड रशिया से हमारा कितना आता है और रशिया को हमारा कितना जाता है। दीज आर द बिग फैक्ट्स। अब बात आती है कि व्हाई इंडिया इज हैविंग अ न्यूट्रल स्टैंड। इंडिया हमारे न्यूट्रल स्टैंड क्यों होती है?
तो यहाँ पे हमें देख लिया कि रशिया से हमारा कितना ट्रेड है और यूक्रेन से हमारा कितना ट्रेड है। ओके, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस रिस्क ऑन इकोनॉमी कि ठीक है, अगर ट्रेड, क्योंकि अमेरिका कंटिन्यूअसली बहुत सारे सैंक्शंस लगा रहा है, तो उससे ग्लोबल लेवल पे हमारे ऊपर इंडिया पे क्या इफेक्ट आ रहा है। क्रूड ऑयल दैट इज उसका प्राइस 100 बैरल $100 पर बैरल क्रॉस हो रहा है, जिसका इफेक्ट ये है कि कुकिंग फ्यूल का प्राइस बढ़ जाएगा। सेकेंडली, हमारे यहाँ के जो टी एंड कॉफी के सप्लायर्स हैं उनका एक्सपोर्ट कम होने की चांसेस है, क्योंकि काफी अमाउंट हमारा यूक्रेन और रशिया दोनों को सप्लाई होता था। सो दीज सेक्टर्स में सफर। सो इट इज सेड कि इट इज अ लॉस पोजीशन फॉर इंडिया इन दिस क्राइसिस। क्रूड ऑयल महंगा होना दैट मीन्स हमारा पेट्रोल एंड डीजल महंगा होना, और पेट्रोल एंड डीजल के प्राइस जैसे ही ऊपर जाएंगे दैट मीन्स कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से क्या क्या चीजें होगा, ओवरऑल जितनी भी चीज ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पूरे देश में इधर से उधर जाती हैं उन सब पे इसका इफेक्ट आएगा। सो दैट मीन्स the way price of petrol goes up, that means transportation cost will go up, और ये ग्लोबल हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट ये है कि सबसे ज्यादा टी एंड कॉफी सेक्टर, स्पाइसेस को इफेक्ट आएगा, साथ में क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाना, पेट्रोलियम एंड डीजल का प्राइस ऊपर जाना, एंड उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट आए। तो दिस वाज अबाउट कि हमारी इकोनॉमी पे कैसे इफेक्ट आ रहा है। ऑल्दो ये एक सिचुएशन बहुत बड़ी क्राइसिस की है, पर इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रशिया के बहुत सारी चीजें, बहुत सैंक्शंस लग चुके हैं, और रशिया एक बहुत बड़ा वीट एक्सपोर्टर है। कहा जाता है रशिया और यूक्रेन दोनों मिला दे तो 25% ऑफ द वर्ल्ड वो रशियन यूक्रेन से आता है। वीट का 25% रशियन यूक्रेन एक्सपोर्ट करते थे वर्ल्ड को। दैट मीन्स 1/4 ऑफ वीट इज इन द वर्ल्ड इज एक्सपोर्टेड बाय यूक्रेन एंड रशिया। यूक्रेन की इस बार की क्रॉप से कोई उम्मीद नहीं लगा पा रहे हैं, एंड बचा रशिया जिसके ऊपर सैंक्शंस लग चुके हैं। अब प्रॉब्लम आएगी, हु विल सप्लाई दिस वीट? सो दिस इज अ चांस फॉर इंडिया। इंडिया को एक्सपोर्ट करने का मौका मिला है। इंडिया के बफर स्टॉक में काफी वीट रहती है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साइड बाय साइड हमारे पास और भी, हमारे पास डिफेंस सेक्टर में हमने खुद भी मैन्युफैक्चरिंग करी है काफी चीजों की, काफी वेपन्स की, उसको भी एक्सपोर्ट करने के बाद एक चांस मिला है, दैट इज मेड इन इंडिया। सो दिस कैन ऑल्सो बी सीन कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम के लिए ये मौका है, बट दिस सिचुएशन इज गोइंग वेरी बैड। तो हम लोगों ने बेसिकली आज डिस्कस करा दो फैक्टर्स, जियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, एंड हमने डिस्कस करा है कि इंडिया के साथ यूक्रेन और इंडिया के साथ रशिया का क्या रोल है, क्या ट्रेड रिलेशंस है। बात रही रिस्क ऑन इकोनॉमी की, जिसको वेरी सिंपली हम एक लॉस सिचुएशन की तरफ भी देख सकते हैं और एक अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं। लॉस सिचुएशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस ज्यादा होगा, हाँ गोल्ड का प्राइस भी ज्यादा होगा, बिकॉज जब क्राइसिस का टाइम आता है तो प्रीशियस मेटल के प्राइस जो एक एक्सचेंज का काम करते हैं उनका प्राइस को ऊपर जाना होता है, वो ऊपर ही रेस कर जाते हैं, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, क्रूड ऑयल बढ़ चुका है, और क्योंकि पेट्रोलियम एंड डीजल का प्राइस बढ़ रहा है, दैट मीन्स हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देख सकते हैं। ओके, एंड लास्ट की तरफ हमको बढ़ना है बिफोर कंक्लूडिंग कि हम इस सिचुएशन को इंडिया का स्टैंड कहां देखते हैं। इंडिया इज टेकिंग अ न्यूट्रल स्टैंड ऑन दिस, दैट मीन्स इंडिया अभी तक खुल के ना रशिया के अगेंस्ट बोला है, इंडिया ने ना ही यूक्रेन के अगेंस्ट बोला है। दोनों ही कंट्री को देखकर इंडिया ने इस स्टैंड को अपने दूर रखा है। उसका मतलब इसको एक वे में देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब रशिया के अगेंस्ट वोटिंग हो रही थी तो इंडिया ने उस वोटिंग से अपने आप को एब्सटेन कर लिया। एब्सटेन करने का मतलब उन्होंने वोट करने से ही मना कर दिया।
दैट मीन्स ना फेवर में वोट किया ना अगेंस्ट में वोट किया। इस सिचुएशन से ग्लोबल लीडर्स जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है वो बहुत नाराज है। इसके पीछे एक बेसिकली ये रीजन रहा है कि रशिया इंडिया को बहुत बड़े लेवल पे काफी सपोर्ट करता आया है। फर्स्ट पॉइंट इज कि कश्मीर मुद्दे पे भी रशिया ने काफी इंडिया को सपोर्ट किया। इंडो चाइना डिस्प्यूट में भी रशिया ने सपोर्ट किया। रशिया ने इंडिया के लिए कश्मीर पे वीटो पावर का भी यूज किया। ये सारी चीजें देखकर हम रशिया को राइवलरी नहीं दे सकते एंड दैट डज नॉट मीन इंडिया इज सपोर्टिंग दिस। इंडिया ने अपने आप को क्लियरली इस सिचुएशन से बाहर रखा है क्योंकि इंडिया के बहुत सारे बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं। इंडिया ने ऑपरेशन गंगा चला के उनको वहां से बाहर निकाला है। So this was the basic factors about all things that is happening in Ukraine and Russia. We have discussed causes of war, we have discussed our relations with Russia and Ukraine and what would be the effect on risk on economy as well as India का stand इस issue पे क्या है। I hope अब ये war की situation क्या चल रही है, न्यूज़ में क्या क्या आता है आपको clearly समझ में आएगा। Thank you for watching and इस सिचुएशन को होप करते हैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।